अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जहां पर हमारे मेहमान बनती है, जिनसे गुफ्तगू होती है एक समाजी मसाइल के हवाले से, उनके हल के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनके कारोबार के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट निब्रा राई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और देखने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ जो यहाँ पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं आप लोगों के लिए। जो ख्वाब आप लोग देखते हैं उसमें हकीकत का रूप और रंग ये लोग भरते हैं। आप अपने मकान के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने घर के लिए, प्लॉट के लिए जो ख्वाब देखते हैं उसको हकीकत का रूप यही देते हैं। गवर्नर ऑफ सिंध से एजाज़ याफ्ता हब ऑफ प्रॉपर्टी के CEO सैयद साद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शाह साहब? खैरियत से हैं? करम वालेकुम। आपको हमारे इस शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की दूसरी मेहमान शमा नौरीन। आपका ताल्लुक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से है और आप भी हब ऑफ प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखती है। अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। अच्छा शाह साहब, जैसा कि हम कोई ना कोई मौजू रखते हैं अपने प्रोग्राम का, तो आज का जो हमारा मौजू है वो इस माशरे की जो है बहुत ही बड़ी एक बीमारी कहूँगा, झूठ। यानी कि झूठ हमारे माशरे में इतना आम हो चुका है कि अब हम झूठ बोलते भी हैं तो हमें एहसास नहीं होता। और झूठ जो है वो हकीकत के ख़िलाफ़ जो भी बात कही जाए झूठ होती है। और ख़ुद हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी आदतों में सबसे ज़्यादा जो बुरी आदत लगती थी झूठ की आदत थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा करामत भाई, बात जहाँ तक झूठ की है तो झूठ तो देखिए, मैं शायद समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये दावा कर सके वो कभी झूठ नहीं कहता। बिल्कुल सही है। तो हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन एक होता है कि झूठ के बेस पे कारोबार करना, झूठे आश्रय देना, वो एक अलग डोमेन होती है। तो मोस्ट ऑफ द रियलिटर्स जो हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, 90% लोगों का कंसर्न ये होता है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं हमसे। इसी बिहाफ पे, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें लोगों की नज़र में एक बहुत नेगेटिव इमेज एसोसिएट हुआ है कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है या कोई रियलिटर है तो वो धोखेबाजी ही होगा, वो झूठा ही होगा, वो फ्रॉड ही होगा। ठीक है। हालांकि इसमें मैं कहता हूँ कि मोस्टली जो है गलती लोगों की होती है, अवाम की होती है कि वो गलत लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं। अब जब उनको वो मिसगाइड कर देते हैं ना, उनके साथ जब धोखा हो जाता है, तो इसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं कि वो अब उनके सामने अगर 10 लोग आते हैं ना, वो 10 को कहते हैं कि ये जो रियलिटर्स होते हैं ना, ये बेकार लोग हैं, ये धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। तो वो क्या, अब मैं ये समझता हूँ हमारी फील्ड के अंदर भी जो है, जो गलत लोग हैं जिनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, वो शायद 20 से 25% ही लोग होंगे। 70 to 75% लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं, प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हो या मार्केटिंग फर्म्स हो। लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी आसानी से फैलती है, तो वो जो 25% लोग हैं उनकी वजह से पूरी जो है इंडस्ट्री असल में एक इमेज बन गया, उसी वजह से लोग बदनाम होते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो आपका इदारा है हब ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसके हवाले से कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। ठीक है। अच्छा, मैं हब ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं कि ये इदारा बेसिकली हब ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी का इदारा है। ठीक है। प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। बेसिकली हम जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स की। ठीक है। काम करने का तरीका हमारा औरों से थोड़ा सा डिफरेंट वो यूं है कि देखें, एक चीज़ होती है कि लोग ब्रोकरी करते हैं, उनके पास 8-10 प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उनको बेचते हैं किसी भी बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट बना के। हम एट अ टाइम हार्डली एक रखते हैं प्रोजेक्ट या तो 2 रखते हैं, बस इससे ऊपर प्रोजेक्ट नहीं रखते। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं वो अव्वल तो कम्प्लीटली वेरीफाइड होते हैं, प्लस वो प्रोजेक्ट होते हैं जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। हम प्रोजेक्ट को एक ही डील करते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिव डील करते हैं। फिर वो हम कहते हैं जो प्रोजेक्ट हमारे पास है, फिर वो हमारे अलावा किसी और के पास हो रहे हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को भी और अपने क्लाइंट्स को भी यही बात समझाता हूँ कि आप एक जो प्लॉट की या एक जो है शॉप की इन्वेस्टमेंट करने से पहले जब इतना सोचते हैं, इतना जो है वो इतनी टेंशन लेते हैं, तो हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट उठाया है, जिनकी एक मार्केट में फेस वैल्यू है, जो हम जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं। तो जाहिर है हमने कितनी वेरिफिकेशन कराई होगी जब हमने 500 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स की डील की होगी। तो बेसिकली हब ऑफ प्रॉपर्टी एक मार्केटिंग फर्म है और हम लोगों से अलग यूँ हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे होते हैं वो इस बेस मतलब हम वक्त के साथ साथ अपने पैटर्न को लेके चल रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक रियल एस्टेट एजेंट एक एजेंट आपने ऐसा देखा होगा जो कि 30 साल से एक रियल एस्टेट की जो है वो
30 साल से जो है रियल एस्टेट की एक जो है वो शॉप पे बैठा जी। है, ठीक है, एक ऑफिस खोल के बैठा है और वो 30 साल से वहीं पे बैठा है, ठीक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो इस वजह से भी कर लिया क्योंकि हमारा जो काम करने का पैटर्न है वो हम टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, जैसे जैसे दुनिया चेंज होती जा रही है। पहले दौर जो है वो था कोई क्लाइंट आए तो वो लिखत पढ़त का दौर था, मैनुअल काम होता था, मैनुअली जी। बाय हैंड। फिर दौर जो है वो टीवी का आया था, फिर टीवी की तरफ लोग स्विच करने गए और अब जो है वो दौर जो है वो टीवी का हो गया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। तो अब हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम पैटर्न के साथ साथ काम कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि काम कैसे करना है। प्लस हमारे डिफरेंट कैबिनेट्स हैं, हमारा डॉक्यूमेंटेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है जो सारे लॉज जानता है प्रॉपर्टी के, क्योंकि ये इतनी बारीक चीज़ है। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ये इतनी बारीकियाँ होती हैं इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि इसके लिए भी जो है हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारा एक आईटी डिपार्ट है, वो अलग है, जिसको हम जो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस भी है यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। वहाँ पे हम ब्रांड प्रमोशंस करते हैं, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं और जो है डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो हमारा एक वो डिपार्टमेंट अलग है जो आईटी देखता है, हमारा सोशल मीडिया सेल अलग है, हमारा एजेंट्स जो है, हमारे जो एजेंट्स हैं, सेल्स एजेंट्स जो कि कंसल्टेंट्स कहलाते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, वो एक अलग डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने काम को डिफरेंट डिपार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। और बेसिकली जो हमारा काम है वो सिर्फ ये है कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बेचने की जहाँ तक बात है वो बेच रहे हैं, बिल्कुल ये हमारा बिजनेस है, हर कोई कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बीच में हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी जिसके अंदर हमने एक खुली ऑफर ये रखी थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आएँ। आप ख्वाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो या आप जो है वो नहीं रखते हो, आपको पता भी नहीं है कि रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग है क्या, तो बेसिकली उस मार्केटिंग के टूल्स की एक पूरी प्रॉपर क्लासेस हमने दी, हमने पूरी प्रॉपर अवेयरनेस दी लोगों को कि भाई आप अगर कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको बुनियादी क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए जिससे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो हमने बहुत सारी फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हैं और जी अब रिसेंटली हमें गवर्नर ऑफ सिंध से एजाज़ भी मिला हुआ है बेस्ट कंट्रीब्यूशन का, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी थोड़ी सी डिफरेंस है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बात कहता हूँ कि भाई हम तो खुद फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग कहते हैं आके, बहुत सारे मैंने देखे 90% क्लाइंट्स मेरे पास आके कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, हम कहते हैं हाँ हैं, बोले दिखाएं। अच्छा फिर कहते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट तो ओके है ना, तो मैंने बोला कि नहीं 2 नंबर प्रोजेक्ट है, तो यूँ देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार हमारे प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है मैं बेच रहा हूँ, आप बेचने वालों को पूछोगे प्रोजेक्ट ओके है, वो तो बोलेगा ओके, आप उनसे मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा डॉक्यूमेंट्स यूं खोल के देख रहे होते हैं, मैं उनकी गलती बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट है हमारे लोगों के, वो डॉक्यूमेंट्स को खोल के पेपर देख रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता ज्यादातर लोगों को, समझ नहीं आ रहा है, वो देख रहे हैं। अच्छा सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मैंने बोला जी बिल्कुल कंप्लीट है, देख रहे होते हैं, कह रहा ओके। मैंने कहा ठीक है ओके, मैंने बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स तो इसमें अटैच ही नहीं थे, मैंने तो आपको दिखाई नहीं वो। फिर वो बोलते हैं अच्छा ये भी होते हैं। मैंने बोला यही तो आपकी गलती है, जितने भी 2 नंबर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी फ्रॉड कर रहा है ना, पेपर सबके पास मौजूद हैं, पेपर सब दिखा सकते हैं आपको। आपको पेपर देखना नहीं आता ना, तो आप डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये होता है इस तरह की जो फ्रॉड है इनसे बचने का, कि आप सबसे पहले देखें, मिसाल के तौर पे हमारा एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है जैसे न्यू सरीना, ठीक है। आप अगर उसमें देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, तो हमने बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनसे ऐड जो है वो कराया हुआ है, जो हमारे प्रमोशंस कर रहे हैं। तो अब हर जगह आपको एक ही नाम नजर आएगा, न्यू सरीना कोई सर्च करे तो वो हब ऑफ प्रॉपर्टी, हब ऑफ प्रॉपर्टी, हब ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि हम उसके एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग पार्टनर है। अब क्या है, अब आप जाके न्यू सरीना आपने देखा और आप बैठ गए नीचे जाके सलीम भाई के पास, ठीक है, रियल एस्टेट वाले के सलीम भाई के पास। सलीम भाई ने कहा कि भाई ये मेरे पास है, मैं तो आपको दे दूंगा, मैं दिला दूंगा। हालांकि सलीम भाई का न्यू सरीना से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा मैं भी ये बता दूं, सलीम भाई आपने माइंड नहीं करना है, हाँ पहले ही, क्योंकि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के एक बहुत बड़े एजेंट हैं माशाल्लाह, सीनियर सलीम भाई। अच्छा, तो मैंने कहा कहीं वो माइंड ना कर जाएं। अच्छा नहीं, मैंने एक रैंडम नाम लिया, अच्छा, जस्ट कि सलीम भाई कॉमन सा नाम है। तो अब आप सलीम भाई, इकबाल भाई, शकूर भाई के पास चले जाते हैं, हालांकि आपको ऑथोराइज जगह पे जाना चाहिए। अब आप हब ऑफ प्रॉपर्टी एक ऑथोराइज इदारा है जो कि डील कर रहा है, जो कि फ्रंट पे आके काम कर रहा है। तो आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक ऑथोराइज, तो हर एक प्रोजेक्ट का एक ऑथोराइज इदारा होता है, या तो वो खुद प्रोजेक्ट ऑथोराइज होता है। तो हम जो प्रोजेक्ट जो न्यू सरीना डील कर रहे हैं वो एक ऑथोराइज प्रोजेक्ट है जिसके हम ऑथोराइज मार्केटिंग पार्टनर है। तो आप अगर हमारे पास आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हब ऑफ प्रॉपर्टी वो है जो सोशली आपको इन दिख रहा है, ठीक है, हर जगह हम आपको नजर आ रहे हैं। आप जो है आप मेरा नाम सर्च कर लें, आप हब ऑफ प्रॉपर्टी देख लें, तो आपको हर जगह हम नजर आएंगे, इवन मेरी सेल्फ भी आपको नजर आएगी हर जगह, ठीक है। क्या हम फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं ना,
हम फ्रॉड करने वाले होंगे ना तो हम कभी फ्रंट पे इस तरह नहीं आएंगे, कोई भी हो वो नहीं आता। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जिस बंदे से भी आप डील कर रहे हैं उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, मार्केट में उसकी क्या प्रेजेंस है, वो किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ, फ्रॉड करने वाले इधर भी नहीं आते। ये बात है। देखिए मैं सामने बैठा हूँ, मुझे पता है मिलियंस ऑफ पीपल का प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मैं इधर आके बैठा हुआ हूँ ना, तो मैं जाहिर सी बात है मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं इधर आके नहीं बैठूंगा, ठीक है। मैं बोलूँगा मैं दूर दूर रहूँगा यहाँ से। तो जिस तरह से हर बंदे रहते हैं, तो बात यह है कि वही बात है। अब वो सलीम भाई, शकूर भाई आपको डील कर लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, वो बिल्डर तक नहीं पहुँचाते हैं। अब उनको जो है ना पैसे तो वो दे देते हैं, उनको चीज़ें नहीं डिलीवर हो रही होती हैं, बदनाम हो जाता है बिल्डर। और जो जाहिर सी बात है वो 10 को बोलेंगे प्रोजेक्ट बदनाम हो गया, न्यू सरीना में मैंने पैसे लगाए थे। आपने भाई न्यू सरीना में नहीं, आपने सलीम भाई को पैसे लगाए थे। बिल्कुल ये बात होती है। तो ये चीज़ें हैं जो लोग गलती करते हैं, और पूछने में 90% लोग मांगते हैं लाओ पेपर दो मुझे, हम पेपर दे देते हैं। सम टाइम तो मैंने ऐसा किया, लोगों को तो हम अवेयरनेस देते हैं ना, पेपर मांगते हैं वो, तो हम उनको पेपर भी गलत दे देते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट का पेपर दे देते हैं उठा के, वो देख के खुश हो जाते हैं। नहीं अच्छा आती, ओके, समझ नहीं आती। नहीं आम आती आदमी समझ। बेचारी जिसकी फील्ड ही नहीं है वो कहाँ से समझे। बिल्कुल, जब वो देखते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट का पेपर है, फिर बाद में उनको बताते हैं ये बात ना कि भाई आपको हो गया ना, समझ में आ गया, लेकिन ये तो था ही नहीं, ये तो प्रोजेक्ट ही दूसरा था। तो यही बात समझाना चाहता हूँ, जो आप चीज़ें चेक कर रहे हैं या तो आप जाके उसको वेरीफाई करवा लें, इदारे में बैठे हुए हैं वेरीफाई करने के लिए, पहले वेरीफाई करा लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। और अगर नहीं तो आप किसी ऐसे इदारे के पास जाएं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो उस जगह का उस प्रोजेक्ट का ऑथोराइज्ड डीलर हो या ऑथोराइज्ड मार्केटिंग पार्टनर, तो जिसका मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाएं। और अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हब ऑफ प्रॉपर्टी वाले। जी बिल्कुल, जी अल्हम्दुलिल्लाह। निमरान। अच्छा शमा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ऑन ग्राउंड इस वक्त हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जगह जगह पे आपके अलावा भी और भी कंपनीज होगी जो कि बिल्डर्स काम वगैरह कर रहे हैं और दुकानें घर वगैरह बेच रहे हैं। तो ऐसी क्या खसूसियात है जो हब ऑफ प्रॉपर्टी को उनसे डिफ्रेंशिएट करती है और आवाम का भरोसा आप किस तरीके से जीत रहे हैं? अच्छा, आपके इन सवालों के जवाब तो साथ साथ वैसे दे चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि हब ऑफ प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है। देखिए, हमने पहले भी बताया कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है। 2-4 फाइल सलीम भाई, शकूर भाई जैसे उन्होंने कहा, वो बेचना आसान काम है, लेकिन हम लोग जो है डील कर रहे हैं पूरे न्यू सरीना मोबाइल मॉल की जो भी 300-350 दुकानें हैं सबका, शॉप्स का, ठीक है। तो उन सारी उनकी वेरिफिकेशन एक तो प्रॉपर हमने कर ली, फिर हम फ्रंट पे आ रहे हैं। हम यहाँ आज आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, यहाँ पे हमें हजारों लोग देख रहे हैं, फिर हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। हम कहाँ आपसे छुप के जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जेन्युइन काम कर रहे हैं, और जो बंदा मार्केट में जेन्युइन काम करता है, जाहिर सी बात है कि उसका प्रोजेक्ट बिकता भी है, उसका प्रोजेक्ट जो है वो उसकी मार्केट में नाम भी अच्छा होता है। दूसरी चीज ये कि फिर वो लॉन्ग टर्म काम करता है। ये काम इस तरह का है कि 2-4 झूठ बोलकर हम सिर्फ 2-4 फाइल्स बेच सकते हैं, फिर वो बंदा दोबारा ना तो खुद आएगा ना किसी तीसरे बंदे को लेकर आएगा। और अगर वो दूर से कहीं सराउंडिंग में नाम भी सुनेगा कि न्यू सरीना में कोई बंदा इन्वेस्ट करने वाला है, तो वो उसको जाके नेगेटिव गाइड कर देगा क्योंकि उसके साथ गलत हुआ होगा। तो ये तरीकेकार है। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज का, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हम बार बार लोगों को बता रहे हैं, हमारी विजिबिलिटी बता रही है कि हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये हमारा फ्रंट पे आना ही इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम जेन्युइन काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मार्केट में इस वक्त आप देख सकते हैं हालात कैसे हैं, हमारे मौशी हालात किस तरह के हैं। तो ऐसी मार्केट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम जेन्युइन काम कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप इसी तरह काम करते रहो, मजीद तरक्की हासिल करते रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर शमा नौरीन से गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के नौजवान डिग्रीज़ लेकर बैठे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और उनकी डिग्री एक तरीके से वो कहते हैं कि डिग्री हमारी ज़ाया हो गई है, हम इस डिग्री को लेकर करें क्या। तो हब ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे नौजवानों को कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, और कर रही है तो किस तरीके से? जी निम्रा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और आई वुड लव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, क्योंकि लिटरली मैं कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि मतलब मैं अपना ये जो मैसेज मेरे पास है ये मैं लोगों तक कन्वे करूं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके इस सवाल में। पहली चीज़ तो ये कि नौजवान कहते हैं कि उनकी डिग्री ज़ाया हो गई, ठीक है। जब वो एक डिग्री को परस्यू कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनके माइंड में ये नहीं होता, उनको ये पता नहीं होता कि इसका स्कोप क्या है, ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे ये देख लें, इंजीनियर्स को देख लें, हमारे पास कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वो ग्रेजुएट होके हर साल निकल रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल लाइफ उनके पास करने को कुछ नहीं है, वो फिर 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। तो एक तो वो डिग्री को जब आप परस्यू करते हो तो आप उसका प्रैक्टिकल स्कोप देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि
अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली तो हमारे नौजवानों की दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि उनको लगता है कि जितने साल एक डिग्री को हासिल करने में लगा दिए, या उनका जो स्कूल लाइफ थी, या उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में आ गए तो उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद उनकी जो दूसरी गलती है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इसको यूटिलाइज करना है इसी के डोमेन में रहकर। अब मैं अगर आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मैं एमए इंग्लिश हूँ, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में मैंने मास्टर कर रखा है। मेरे खानदान वालों के लिए या मेरी फैमिली के लिए, और इनफैक्ट मेरी भी कंडीशनिंग जिस तरह से हुई, बचपन से हम लोग को यही सिखाया जाता है कि आपने अगर मेडिकल पढ़ा है तो आपको डॉक्टर बनना है, आपने अंग्रेजी पढ़ ली है तो आप कहीं जाके लैंग्वेज स्कूल में जाके इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा लें, या आप कोई कंटेंट लिख लें, या आप कोई टीचिंग कर लें। तो जाहिर है मेरी भी कंडीशनिंग ऐसी हुई। लेकिन फिर जो है इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं हब ऑफ प्रॉपर्टी में, एक्चुअली मैं 2022 तक जो है ना अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस करने के लिए फ्रीलांस काम कर रही थी रियल एस्टेट का। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको एज अ करियर अपना आगे जाके इसको डिसाइड करूंगी। लेकिन जब मेरी अर्निंग अच्छी होने लगी और फिर मुझे पता चला कि मेरी डिग्री भी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको लगता है कि आपने इतने साल जिस डिग्री में पढ़ा है, जिस डिग्री को आपने हासिल किया है, उसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तालीम जो है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू इंटरेक्ट, वो हमेशा बताती है कि हाँ आपने पढ़ा है ये चीज़, वो आपके अंदर से आपको रिफ्लेक्ट करती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब मेरी जो डिग्री है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, और मेरी अर्निंग आप यकीन करें, अगर मैं जॉब कर रही होती, मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट 1 साल भी नहीं हुआ इस फील्ड के अंदर, ठीक है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ग्रेजुएशन के बाद, और मेरी अर्निंग मुझे पता है कि जॉब होल्डर से 5-6 जॉब होल्डर्स जो मेरे साथ ग्रेजुएट होकर निकले हैं उनसे अच्छा अर्न कर रही हूँ मैं। तो अर्निंग भी हो गई। और ये एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगी वो ये कि देखें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि एक हमने पहले डिस्कस किया कि नेगेटिव इमेज एसोसिएट हुआ है। दूसरी वजह यह है कि हमारे नौजवानों को लगता है कि अगर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली है तो वो जाके अब उसी में वो करेंगे और फिर उनको करने को कुछ मिलता नहीं है। अगर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली है तो वो समझते हैं कि किसी कंपनी के अंदर ही उनको जॉब मिलेगी तो ही उनकी सक्सेस है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरे लिए भी वैसे बड़ा मुश्किल था अपनी फैमिली को कन्विंस करना और कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन कर रही हूँ, बिकॉज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं अब कुछ कहीं प्रोफेसर लग जाऊं, जाके किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाके खड़ी हो जाऊं, मैं अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दूं। और दूसरी चीज ये कि द आइडिया ऑफ बीइंग कॉल्ड अ मार्केटिंग गर्ल, वो थोड़ा अनएक्सेप्टेबल था उनके लिए, तो उनको सेटिस्फाई करना ये बड़ा मुश्किल था। दूसरी चीज ये कि एवरीबडी वाज लाइक कि तुम कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब कर लो। हमारे नौजवानों को ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया कि जॉब के अलावा बिजनेस भी कोई चीज है, थोड़ा सा आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हुआ और मैं जिस तरह से अर्न कर रही हूँ, जिस तरह से एक्सप्लोर कर रही हूँ, यहाँ मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हूँ। तो ये इसी वजह से है कि मेरे पास एक अच्छी डिग्री थी, मैंने एक्सप्लोर किया है, मैंने पढ़ा है, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज जो है वो आपको डिफरेंट बनाती है और आपकी डिग्री हर जगह यूटिलाइज होती है। लेकिन हमारी जो यूथ है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और मैं कहता हूँ नो रिस्क नो सिक्स। हमारी जो आजकल की जनरेशन है ना, एक्चुअली उनके माइंड में ये बन गया कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही हमें जॉब करनी है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि हम अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करें, हम डिफरेंट कंपनीज में जाएं या हमारी फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें देखें या उस पर काम करें। आजकल की यूथ ने जो मीम्स देख ली है कि इंजीनियर है तो बेरोजगार होगा, ठेला लगाएगा, देखें ऐसा वही एक इंजीनियर बराबर में भी बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने अच्छे से अपनी डिग्री को यूटिलाइज कर ले, कहीं ना कहीं तो हो गया ना। इसमें एक मसला हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आता है। आपको रट्टाफिकेशन और आपको असाइनमेंट्स और आपको होमवर्क्स, और आप यकीन करें जो हमारे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अंदर जो हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो आज तक प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल लिखने में इतना मसरूफ हो चुके हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। मैं इसको फील कर सकती हूँ क्योंकि हमें भी आजकल वही किया जाता है कि आप लंबे लंबे नोट्स हाथ से लिखो, जबकि कंप्यूटराइज्ड आज के दौर में प्रैक्टिकल एक चीज आप करामत भाई सोचें कि प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि यू हैव टू परफॉर्म इट। आप उसको लिखवा रहे हो तो वो बच्चा तो लिखने में अपनी रातें खाली कर रहा है ना, वो फिर किस तरह से एक्सप्लोर करेगा। जी बिल्कुल सही कह रही।
अच्छा मजे की बताऊं कि ये मेडिकल के स्टूडेंट है, Okay. फार्मेसी से इनका ताल्लुक है, इंजीनियर जहाँ बैठा हुआ है। जी अच्छा हमारे यहाँ मैं क्या खुद होता है, रिलेट कर सकती हूँ इस बिल्कुल। चीज से। अच्छा पेरेंट्स को भी मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स भी जो है ना बच्चों पे प्रेशर ना डालें, Exactly. क्योंकि वो कहते हैं अगर मेडिकल में पढ़ा है तो बेटा मेडिकल में ही आगे जाना है। मैं कहता हूँ जहाँ आपका इंटरेस्ट है ना आप वो फील्ड अपने ज्वाइन पैशन को फॉलो करें और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरा पैशन था मीडिया में आना, इस तरीके को मैंने इसे परस्यू किया है, तो मैं यहाँ पे अपना ज़्यादा बेस्ट दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेडिकल को बिल्कुल साइड में रख दिया है या मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियसली पार्ट टाइम में उसको भी फोकस कर रही हूँ, लेकिन अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को साथ ले लेके चल रही हूँ। अच्छा शमा, आज के टॉपिक की Very जानी good. बातें हैं, जी जी झूठ क्या कहना चाहेंगी झूठ के हवाले से? देखिए झूठ के बारे में मैं यही कहूंगी कि ये जो है ना, एक झूठ जब आपने बोल दिया तो आप उसके लिए 10 झूठ आपको और बोलने पड़ेंगे, तो वो एक चेन है झूठ की। तो आप अपने आप को थोड़ी सी कोशिश करें कि जो पहला झूठ है ना, आप उससे थोड़ा सा किनारा कशी कर थोड़ा लें, सा। थोड़ा सा कर थोड़ा लें। सा करें, बाकी नहीं, आपने एक झूठ अगर अपने आप को कोशिश करके सच बोल दिया तो आगे आपके लिए रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। अच्छा शमा, आप झूठ बोलती हैं? देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी कामिल शख्सियत नहीं है जो इस बात कोई का शक दावा नहीं। कर सके कि वो सादिक और अमीन है। बिल्कुल। तो ये है कि हर इंसान झूठ बोलता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे सच बोलने की, हमारे अंदर आमीन। गट्स आए कि हम सच बोलें। बाकी आमीन। अगर आप ये झूठ का सवाल पूछते हैं तो डेफिनेटली हर बंदा बोलता है। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं आई एम श्योर कि सब कहीं ना कहीं पे झूठ बोलते हैं। बहुत ही खरा सच बोलती हैं आप। अच्छा साद साहब आपकी जानिब आऊँगा, माशाल्लाह से 1 साल हुआ है आपको इदारे को, और 1 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट, क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा मैं आपको एक बात बोलूं, इदारे को 1 साल नहीं हुआ। अच्छा ये जो 2023 है, 2023 के अंदर हमारा ग्राफ बिल्कुल आप ये समझने जाते हुए यूं उड़ गया। माशाल्लाह 2023 माशाल्लाह। 2023 के अंदर हमने थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज किया था, जिसको आप एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। वो एक्सपेरिमेंट यही था कि कहते हैं ना, लोग हमसे मार्केटिंग टूल्स पूछ रहे होते हैं, हम कहते हैं मार्केटिंग टूल्स हम आपको बता देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसको फॉलो अप कर सकेंगे, ये बात होती है। क्यों? क्योंकि लोग आजकल क्या, लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता। सेल्स एंड मार्केटिंग दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। लोग इनको जो है एक समझते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग को। मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेन टूल है वो ये है कि आप अपने ब्रांड की, अपने प्रोजेक्ट की या अपनी कंपनी की मार्केटिंग करें ना, भरपूर करें, लेकिन उस मार्केटिंग से कुछ सेल्स एक्सपेक्ट नहीं करें। सबसे पहला टूल है। आप ये चीज़ अगर समझ गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब मैं 5 लाख रुपए की मार्केटिंग करूं, सब एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 करोड़ की मार्केटिंग करूं, लेकिन मैं माइंड में ये सोचूं कि 5 करोड़ की मार्केटिंग करके मैंने 15 करोड़ कमाना है, तो ये मार्केटिंग नहीं है, वो फ्लॉप जानी है। मार्केटिंग एक अलग डोमेन है, सेल्स एक अलग पार्ट है। जी हाँ, तो बिल्कुल। बस हमने मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने डिफरेंट कैबिनेट्स बनाए हुए हैं, और जो हमारा विजन है, तो हम आने वाले टाइम के अंदर हमारा ग्राफ इंशाल्लाह डाउन नहीं होगा। और मार्केटिंग को हम जो है नई जो अभी तो हम नए डोमेन पे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है रियल एस्टेट के अंदर, जिससे पहले लोग नहीं कर रहे थे। हम बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ भी लेके आ रहे हैं कि जो जिससे मार्केटिंग जो है वो और ईजी होगी, और आसानी से जो है हम अपने प्रोजेक्ट को जो है ग्रूम भी कर सकेंगे और मार्केटिंग को एक्सटेंड भी कर सकेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे और कंसल्टेंसी के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, तो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकेगा? वो देखें, फेसबुक पे हमारा पेज है हब ऑफ प्रॉपर्टी के नाम से, वो वहाँ से हमसे रब्ता कर सकता है। हमारी वेबसाइट है www.hubofproperty.com, वहाँ पे वो हमसे रब्ता कर सकता है। इवन वो किसी भी, मैं कहता हूँ किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर वो हब ऑफ प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो हम उनको वहाँ पे दिखेंगे ज़रूर। वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर वो खुद आके मुलाकात करना चाहते हैं तो हमारा एक ऑफिस गुलशन मेमार के अंदर है, एक ऑफिस हमारा मेन 4 के चौरंगी पर है, ठीक है, और एक ऑफिस हमारा गुलशन इकबाल में। तो ये जो लोग भी जो इसके सराउंडिंग के या इसके अतराफ के वो हमसे रब्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो बिल्कुल जो है हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं। और कोई भी कंसल्ट, हमने पहले भी कहा है कि हम बेचने के लिए हम सिर्फ नहीं बैठे हैं, कोई बिला वजह कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंसल्टेंसी चाहिए हो किसी को, वो बिल्कुल हमारे पास आके बैठ सकता है। हम कंसल्टेंसी को अपनी जॉब कहते हैं। हम बैठे हैं, आपके पास कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, आप हमारे पास आ सकते हैं। आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है, आप क्लेम करते देंगे आप? देखें, कब्जा छोड़, अब मैं ये बताऊं, कब्जा छुड़वाने से लोगों के माइंड में पता है क्या आता है कि हम जाएंगे, वो दौड़ भाई लोग कब्जा छुड़वा, नहीं ऐसा नहीं होता। भाई लोग आता है, अगर हम किसी को कहते हैं ना हम कब्जा छुड़वा देंगे तो सब समझते हैं अरे ये तो भाई लोग, अरे नहीं भाई, कब्जा छुड़वाने से हमारा देखिए हर चीज़ की एक एसोसिएशन होती है, हर चीज़ के लॉज होते हैं, ठीक है, तो हम उस कानून को जानते हैं, उसके थ्रू हम आपका कब्जा, वो कानून बताएंगे आप, ठीक है, ऐसा ही होता है। वो हम उस कानून के जरिए जो है, लॉ के थ्रू जो है, हम इदारों के साथ रब्ता करके, अगर आप वाकई अगर कब्जा हुआ तो, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल तो कब्जा होता भी नहीं है, वो कहते हैं कि वो कब्जा है,
वो रिलेटिव वाले मामलात में या इस तरह के मामलात में, या कोई अगर कोई इंतकाल कर गया तो उनकी वसीयत थी कि मैं आप वसीयत थी, कोई लिखत में नहीं थी, मुंह से थी कि आपको नाम पे मैंने सारा घर कर दिया। अब वो मुंह से वसीयत है, पेपर्स डॉक्यूमेंट उनके नाम पे है, जिनकी हक बनता है, वो कह रहे हैं कि कब्जा है मेरी प्रॉपर्टी पे। अच्छा, तो टेक्निकली रॉन्ग है। वसीयत से मेरे ध्यान में सवाल आया कि फिल्मों में तो हम देखते हैं वसीयत की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन अगर जाती जिंदगी में हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो मुझे काफी लोगों ने कहा कि वसीयत की कोई अहमियत नहीं होती प्रॉपर्टी में। क्या ऐसा ही है? सर बिल्कुल अहमियत होती है, अहमियत होती है अगर वो लिखत में है। लिखत अगर में मैं तो हूं, अहमियत है, अगर मुंह से बोला। मुंह से मैं- देखो, मैं- मुंह से बोलने पे फिर आप सारा जो है ना दारोमदार ईमान पे आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने किसी को वसीयत की है ना, तो वो जो वसीयत करके मैं तो चला गया, अब वो उसको जो है वो अपने फायदे के लिहाज से वो आगे नहीं कोट कर रहा है, या वो उसको नहीं क्लेम कर रहा है, या मैंने इतनी वसीयत की, मैंने एक घर नाम किया, उसने कहा ये तो सभी मेरे नाम करके चले गए, तो वो तो उनके ईमान पे आ जाता है। लेकिन टेक्निकली जो रूल है, जो लॉ है, वो ये कहता है कि लिखत में होनी चाहिए चीज़। नहीं, मिसाल के तौर पे मेरे 4 बेटे हैं और मैं वसीयत करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सिर्फ एक बेटे को दे दी जाए और मेरा इंतकाल हो जाता है, तो अब वो सारी जायदाद एक ही बेटे को जाएगी, बाकी 3 में नहीं जाएगी? सर अगर आपने वो आपकी जायदाद है, अगर आपने वो दे दी है, आपने स्टैम्प कर दिया है, तो वो एक पे ही जाएगी। और ये भी बहुत बारीक मामला है, क्योंकि जाहिर है ये तो हम इस तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस मामले के अंदर अगर 10 लोग ये सेम इशू लाते हैं ना, तो वो 10 सेम इशूज के पीछे भी 10 तरह के मामला होते हैं, आपस की उनकी कोऑर्डिनेशन होती हैं, आपस के मामला होते हैं, उनके पास हिस्ट्री होती है कि पास में क्या हिस्ट्री रही है और क्या मामला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरह से पूछेंगे तो इसका यही जवाब है कि भाई मेरी चीज़ है, अगर मैंने किसी एक को वसीयत कर दी कि पूरी इसको जाएगी और मैंने लिखत में दे दिया तो उसको जानी चाहिए, उसको ही जाएगी। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो सब में डिवाइड भी होती है, लेकिन क्या है कि उसके पीछे मामला फिर कुछ और होते हैं। जी हाँ, सही। बिल्कुल। अच्छा शमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं और एक वक्त में अमूमन आप लोग कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेते हैं? अच्छा देखिए, मार्केट में काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप ब्रोकरी करते हो, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपका एक ऑफिस है छोटा सा, ठीक है, आपने स्टेट खोली हुई है फॉर एग्जांपल, उसमें ये होता है कि आपके कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स नहीं होते। आपने देखा मार्केट में एक प्रोजेक्ट की हाइप चल रही है, 2-4 फाइल आपने उसकी बेच दी, ठीक है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो इस तरह से है कि हम पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, पूरा मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसको फिर हम सेल आउट भी करते हैं, फिर उसको रीसेल भी करते हैं जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारा एक लॉन्ग टर्म काम होता है, बिल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन होता है डायरेक्टली। तो हम इसीलिए, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जैक्टली। तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 2 प्रोजेक्ट्स या एक प्रोजेक्ट को एक टाइम में हम कंप्लीट करें, उसके बाद हम स्विच करते हैं किसी और प्रोजेक्ट पे, जब हम एक प्रोजेक्ट को पूरा कम्प्लीटली सेल आउट कर लेते हैं। अच्छा, जब प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कोई ऑफर्स वगैरह आपके पास? देखिए, 2 तरह के बायर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है एंड यूज़र, एक होता है इन्वेस्टर। एंड यूज़र मार्केट की ज़बान में उसे कहते हैं जो बंदा अपने लिए घर खरीद रहा है या दुकान खरीद रहा है या शॉप कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। एक होता है इन्वेस्टर, जो है प्रॉफिट लेना चाह रहा है, या फॉर एग्जांपल वो आज के रेट में हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है और कल को जब उस जगह की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो उसको रीसेल करके अपना प्रॉफिट ले लेगा। और उसमें भी एक होता है बल्क इन्वेस्टर, जो एक नहीं 10-50 यूनिट्स का हमारे साथ डील करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि डील अच्छी बना के देते हैं, यानी रेट्स उनको बड़े अच्छे रेट्स देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टर्स का बड़ा मसला आज मार्केट में ये है, इन्वेस्टर आकर मार्केटिंग कंपनी से 50 फाइलों की डील तो बना लेता है, उसको खरीद लेता है, जब वैल्यू बढ़ जाती है तो बेचने के लिए बड़ा परेशान रहता है कि अब मैं बेचूं कैसे, क्योंकि जाहिर है हमारे मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट बहुत सारे हैं, पीआर है अच्छी, लेकिन एक बंदे की इंडिविजुअल जो बंदा हमारे पास आ रहा है उसकी इतनी पीआर नहीं है कि वो जा के सबको अपनी फाइलें बेचेगा। तो दूसरी मार्केटिंग में ये होता है कि वो लोग सेल आउट तो कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर की फाइल को रीसेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमारी अच्छी बात यह है कि हम लोग, मैंने फॉर एग्जांपल आपको अगर 50 फाइल्स दे दी हैं, तो कल को जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, आज आपने 10 लाख में खरीदी है पर फाइल, कल को अगर वो 50 लाख की है, 20 लाख की है, तो मैं ही आपकी फाइल, आपको हमारी कंपनी ही रीसेल करके आपको प्रॉफिट देगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा मार्केट में। अच्छा, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रॉपर्टी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और साथ साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है न्यू सरेना मार्केट, इसके हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। ठीक है। अच्छा, न्यू सरीना मोबाइल मॉल जो प्रोजेक्ट है इसकी कुछ मैं डिटेल्स दे दूं। किसी भी प्रोजेक्ट की 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ये कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके रेट्स क्या हैं और उसका ROI क्या मिलेगा।
ठीक है। तो लोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये शहर के बीचों बीच है, नॉर्थ कराची में ये वाक़, ठीक है, मेन 4K चौरंगी से 3 मिनट की ड्राइव पे। और जैसा कि मैंने अपने हर पहले व्लॉग्स में भी ये बात कही है कि भाई 3 मिनट का मतलब 25 मिनट नहीं है। 3 मैं अभी मिनट यही पूछने वाला था, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कहा जाता है कि नागन चुरंगी से 3 मिनट और जब जाओ तो 1 घंटा। जी जी, तो मैंने हमारा इसलिए जेन्युइन वाला 3 मिनट है। मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो 3 मिनट है ये 3 मिनट ही है, ये 25 मिनट नहीं होगा, ठीक है। तो 4K चौरंगी से 3 मिनट की ड्राइव पे शहर के बीचों बीच है। अच्छा, मैं आपको कुछ इसकी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ बता दूं कि ये प्रॉपर जो है मोबाइल मॉल है, जो कि सेंट्रली एयर कंडीशनड है, जिसके अंदर जो है वो फास्टेस्ट लिफ्ट है, रिजर्व कार पार्किंग है, इसके अलावा जो है वेटिंग कॉरिडोर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है फुल प्रूफ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से इसकी अब हम बात करते हैं रेट्स की। तो जैसा कि आपने सुना कि एक तो शहर के बीचों बीच था, प्लस एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ बहुत जो हाई क्लास है, उस हिसाब से आपने क्या एज्यूम किया होगा कि रेट इसके क्या होंगे 50 लाख 60 लाख, ऐसा नहीं है। हमारे जो रेट्स हैं वो शॉप के 9 लाख रुपए से स्टार्ट है। सिर्फ 9 लाख जी, रुपए। सिर्फ 9 लाख से स्टार्ट है, जिसकी बुकिंग अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन हो रही है तो मैं बता दूं कि बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपए से स्टार्ट है और उसमें डायरेक्ट डिफरेंट शॉप्स होती हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं, Different Clients size अक्सर- भी होंगे shop जी के, जी उसी बिल्कुल। अब हिसाब 9 से। लाख की है तो समटाइम कोई क्लाइंट कहता है मुझे ये वाली चाहिए तो वो 20 लाख की भी आ जाती है। क्लाइंट कहते हैं भाई आप तो ऐड में 9 लाख की कह रहे थे। तो देखें, हम बुकिंग या रेट जो कम से कम इसलिए Minimum बताते rate जो होता है हैं वो कि अब हमारी एक दुकान बड़ी है, उसकी बुकिंग 3 लाख रुपए अगर है, वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप है चाहे या फर्स्ट फ्लोर की है, हम 3 लाख अगर बुकिंग उसको बता रहे हैं तो जिनके पास 1 लाख रुपए पड़ा है वो तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, वो तो आएंगे। बेचारे कहेंगे हमारे बजट से बाहर है। तो इसलिए मार्केटिंग में कम से कम जो होती है हमारे पास लीस्ट रेट्स वो बताए जाते हैं। तो लीस्ट 1 लाख रुपए से बुकिंग, 9 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है शॉप की और 10,000 रुपए महाना, माशाल्लाह। और 4 साल का पेमेंट शेड्यूल है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मोबाइल मार्केट, ये मोबाइल मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारे पास पावर लिफ्ट्स है। मोबाइल मॉल के अंदर या किसी भी मॉल के अंदर सबसे जो मेन मसला आता है वो हमारे पास पार्किंग का आता है। बड़े बड़ी मार्केट्स जो है वो फेल इसी वजह से हो जाती हैं कि अलग से पार्किंग नहीं होती। तो हमारे पास जो पार्किंग का एरिया है वो सेलिंग एरिया से हटके है। लिफ्ट्स हैं हमारे पास, स्टैंड बाय जनरेटर है, और सबसे मजे की बात जो है वो हमारे पास फूड कोर्ट भी है हमारे टॉप फ्लोर के ऊपर। ये तो बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा शोबा जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है? शोबा, देखिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि शोबे को मैं जनरलाइज नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि बंदे होते हैं जो झूठ बोलते हैं। किसी शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं जनरलाइज करके एक टर्म ये नहीं बोलूंगी कि फलां शोबा मुझे लगता है कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा इस तरह तो हमारी फील्ड के साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है कि हम बड़े झूठ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल मैटर करता है नहीं, कि सिर्फ आपके शोबे के लिए नहीं कहा जाता, हमारे शोबे के लिए भी कहा जाता है। एग्जैक्टली मीडिया, तो हम दोनों इस फीलिंग को रिलेट कर सकते हैं, आप लोग भी और हम भी। लेकिन ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। झूठ बोलने वाला बंदा कहीं भी झूठ बोलेगा और नहीं बोलने वाला हमेशा सच के साथ रहेगा। अच्छा, आप दोनों को क्या लगता है कि पाकिस्तान का कौमी झूठ क्या है जो सबसे ज्यादा बोला जाता हो? आप बताइए। आई गेस एज। एज, वो तो खवातीन वो के तो- लिए है। अच्छा, आपको क्या लगता है शाह साहब? कि मैं झूठ नहीं बोलता। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा जो झूठ बोला जाता है पाकिस्तान में वो यही है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, कोई झूठ के वाले से सवाल करना चाहेंगे? सारे सवाल तो आई थिंक हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है रैपिड फायर सेगमेंट का। तो इसमें कोई एक वर्ड आपको बताया जाएगा, उस वर्ड को सुनने के बाद जो भी आपके जहन में आए बात वो आपने कह देनी है। तो आप करेंगे? जी, मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, पसंदीदा जगह? कश्मीर। सबसे जबरदस्त। अच्छी आदत? सच बोलना। पसंदीदा शख्सियत? मेरी अपनी। क्या वाह, बात है, बेहतरीन। जबरदस्त। मेरी तरह हम। पसंदीदा मुल्क? पाकिस्तान। सबसे ग्रेट। बुरी आदत? सबसे बुरी ले रुकना। टाइम को फॉलो ना करना। ये तो है। आपके बेहतरीन दोस्त? बहुत सारे हैं। कोई एक? बाकी कोई भी नाराज हो नहीं है। जाएंगे, बाकी बाकी नाराज नाराज हो हो जाएंगे जाएंगे। अगर नाम ले लिया तो। अच्छा, आपका पसंदीदा खाना? मंदी। सही। प्लेन का सफर करना प्रेफर करेंगे या फिर ट्रेन का? एयरलाइन अगर सफर डोमेस्टिक हो तो ट्रेन का, इंटरनेशनल हो तो प्लेन का। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर, ये पाकिस्तानी बताना है हमने। जी। जावेद शेख। और एक्ट्रेस? और एक्ट्रेस एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से माइंड में ही नहीं आ रही मेरे को। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, बेहतरीन तोहफा?
जो अब तक किसी ने आपको दिया हो? बेहतरीन तोहफा जो अब तक, तोहफे तो बहुत मिले हैं, लेकिन एक वॉच है जो कि किसी ने दी थी, और उसके बाद मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी गिफ्ट्स मिले, लेकिन वो वॉच एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन वो फिर भी महंगी थी। चलो नहीं पूछ रहे किसने दी थी। दुश्मन नुमा दोस्त है, ये तो नाम वैसे ले तो बहुत लेना सारे चाहिए, होते हैं, ले हाँ, वैसे लेना तो बहुत चाहिए, सारे होते हैं। लेकिन नहीं लेते हैं, छोड़ो, चलिए, समझ सही गया है। वो खुद ही। ओके, सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? पूरी फैमिली को हज करवाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर रुमान रईस। और रोशन पाकिस्तान के शो के बारे में कुछ बता दें। शो बहुत अच्छा है, और बहुत लाइक जिस तरह से मैंने देखा है रिगार्डिंग दी जो सिस्टम है, जो टीम है बिहाइंड द कैमरा या फ्रंट ऑफ द कैमरा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। प्लस होस्ट भाई तो हमारे हैं ही अच्छे, करामत भाई। सर आप भी भाई। बहुत अच्छे हैं, सर आप भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझ पे फर्ज हो गया आपकी तारीफ बिल्कुल, करना। मैं इसीलिए और कर रहा हूँ, अब आप वो तारीफ करेंगे मेरी, अब आप करेंगे रिटर्न में। मैंने बोला करो, नहीं बहुत अच्छा शो है, नो नहीं, डाउट। वैसे बहुत सारे मेहमान आते हैं साथ हमारे सर वो पास। पूछ रही हैं सिर्फ भाई। चलो नहीं, शर्मा नहीं, एक काम भाई। करते हैं, उन्होंने बहन भाई की कर दिया, आप नहीं मेरी भाई, कर निम्रा दीजिए। बहुत अच्छी है, निम्रा भी बहुत अच्छी है। और है कोई? नहीं, अब आप कर लें। अच्छा मैं आपसे शुरू रैपिड फायर विद मी, मैं Yeah. बहुत बुरी हूँ रैपिड आंसर्स में। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बेहतरीन दोस्त? बेहतरीन दोस्त राबिया नाज, शी वाज माय स्कूल फ्रेंड। जोश से काम लेना चाहिए या होश से? आई गेस होश से। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? शर्माने का नहीं क्या आपको? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर अरेंज किया जाता है, आपकी फैमिली उसको अरेंज मैरिज करवाती है, लेकिन आपकी उस बंदे से अंडरस्टैंडिंग है तो अरेंज, अदरवाइज लव मैरिज, देयर इज नो हार्म इन लव मैरिज एज वेल। एक मैंने दोस्त से पूछा था, उसने मुझे जवाब दिया कि वो लव मैरिज जो अरेंज करके की जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, चाय के साथ? चाय के साथ ऑलवेज बिस्किट्स। मैं चाय कभी भी अकेले प्रेफर नहीं करती, हमेशा बिस्किट। इनफैक्ट मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, सिर्फ बिस्किट की वजह से मैं चाय पीती हूँ। लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव विद whom और वेयर, किसके साथ? ये आप बताएंगे। एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आई वोंट प्रेफर। बारिश? बारिश, आई लव बारिश। स्कूल की शरारतें? मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी स्कूल में, मैंने ज़ाया किया है अपना स्कूल वक्त, आई वुड से। बेहतरीन एक्टर? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊँ आपको, आई डोंट वॉच ड्रामाज, तो मैं नाम नहीं ले सकती, मुझे नहीं पता है ज़्यादा। हाँ, सजल अली के ड्रामाज मैं देखती हूँ और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा, आपको पसंद है। ड्रामे करती हैं? नहीं मैं ड्रामे नहीं करती, लेकिन मैं मतलब मेरी एक मैं आदत खुद है, एक ड्रामा मैं हूँ। बहुत ज़्यादा, मुझे मैं रोना अभी बहुत इसीलिए आपसे जल्दी पूछने आता वाला है। था कि आपको शायद ज्यादा मालूम होगा, आपके साथ रहते हैं, काम करते हैं तो। नहीं मुझे रोना बहुत जल्दी आता है, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रोती कैसे है, कि इसकी आंसू हर वक्त आंखों में क्यों होते ऐसे हैं। लोग फायदे में बहुत रहते हैं। वैसे मेरी बहन है, मैं नहीं फौरन रहती, आंसू निकलते हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने फायदा है। मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये शायद हर बात में रोती है, लेकिन मैं सच में दिल से रोती हूँ। अब ये फिर हो जाएगी। अरे नहीं रुला रहे, आपको नहीं आ रहे हैं आंसू, आगे आंखों में नहीं, दिखते, नहीं थोड़े भाई। थोड़े आ रहे हैं। अच्छा, घर का खाना पसंद है या बाहर का? घर का। घर का। पसंदीदा जगह? पसंदीदा जगह कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज। पसंदीदा खाना? खाना, पसंदीदा खाना घर का खाना, वेजिटेबल्स, मुझे सब सब्जियां बहुत पसंद है। पसंदीदा खुशबू? खुशबू फ्लावर्स में या वैसे परफ्यूम वैसे। पूछ रहे हैं? खुशबू मुझे फ्लोरल खुशबू सब अच्छी लगती है फूलों की। अच्छा, वही वाला सवाल करूंगा आपसे भी, दुश्मन नुमा दोस्त? दुश्मन नुमा दोस्त, मैं नाम नहीं ले सकती, बट जो भी है इस वक्त मुझे सुन रहा है और उसको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, समझ गए। पसंदीदा मुल्क? पसंदीदा मुल्क ऑब्वियसली पाकिस्तान। सियासतदान? सियासतदान, लीडर का नाम लेना है या फिर कोई भी? कोई भी भी। लीडर। पसंदीदा शख्सियत? पसंदीदा शख्सियत, माय मदर। पसंदीदा शेर? शहर, शेर, पोइट्री? पोइट्री, बहुत मतलब पोइट्री तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो कोई एक शेर जो आपको बहुत पसंद हो? जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, वाह वाह। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। क्या बात बात है, है। क्या बात। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जिनका लहजा इतना अच्छा होता है शायरी में, बिल्कुल। वरना ज्यादातर लोग तो निम्रा की तरह बोलते हैं। नहीं मैं शायरी समझ लिखती रही हूँ भी हूँ, आपका। आपको पता है। अच्छा, आप शायरी भी करती हैं? जी, कोई अपना माशाल्लाह। शेर? कोई? बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गज़लें हैं, लेकिन चले मैं आपको एक सुना देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं बहुत अब अच्छा जल्दी वाला से सुना कौन दें सा क्योंकि हमारे सुनाऊं। प्रोग्राम में 1 मिनट रह गया है।
सुना है दुनिया की ख्वाहिशें जन्नत में पूरी हो जाएंगी, सुना है दुनिया की ख्वाहिशें जन्नत में पूरी हो जाएंगी, मुझे तू और तुझे फिर हूरें मिल जाएंगी। वाह 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 वाह, क्या बात। रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान, यू पीपल आर सो प्रोफेशनल, टीम बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी इस तरह प्रोग्राम में आके बैठने का। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बहुत की है, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहेगा मुझे नहीं पता था। आई वाज वेरी नर्वस, लेकिन जब मैं निम्रा से मिली, आपसे मिली, टीम से मिली तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पहला लगा। तजुर्बा जरूर था, लेकिन मैं ये कहूँगा आखिरी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। रहेगी। और आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। आप दोनों मौजूद मेहमानान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन के आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और निम्रा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, प्रोग्राम के आखिर में हमारे आज के स्पॉन्सर रेफनी बाय ज़ैनब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी जानिब से हमें खूबसूरत सी ड्रेस मिली है। और आप इनके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी इनकी डिफरेंट क्लोथ की कलेक्शन को देख सकते हैं। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारी स्लाइड्स पे चल रहा है, आप वहाँ पर इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन ड्रेसेस मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और निम्रा राय को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।